बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान के लिए एक कवी इम्कान है कि आज फैटफ की ग्रे लिस्ट से वो बाहर निकल आए। जून 2018 में पाकिस्तान फैटफ की ग्रे लिस्ट में शामिल हुआ और कमोबेश 4 साल तक रहने के बाद अब इस बात का इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि बर्लिन के अंदर जो फैटफ की प्लेनरी है उसके अंदर जो उसका हतमी जो आखिरी जो इसका सेशन है उसके अंदर इस बारे में ऐलान या इस बाबत ऐलान कर दिया जाए। दो तवक्कुआत है, एक तो ये कि फैटफ की टीम पाकिस्तान आएगी, ऑन साइट ग्राउंड को चेक करेगी, इंस्पेक्ट करेगी और उसके बाद ऐलान किया जाएगा। और उसकी एक और जो दूसरी चीज है वो ये भी तवक्को की जा रही है कि हो सकता है कि आज ऐलान ही कर दिया जाए कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से बाहर हो गया। बहुत सारे फायदे होंगे पाकिस्तान के इसके लिए। जो गैर मुल्की जो सरमायाकार हैं उनका एतमाद बहाल होगा, इसके अंदर मार्केट जो है वो बहाल होगी, इंटर बैन अवी जो मालियाती इदारे हैं उनका एतमाद बहाल होगा पाकिस्तान के ऊपर। और एक बहुत बड़ा चैलेंज था, 34 नुकात थे इसके अंदर और उन 34 में से 34 निकात को पाकिस्तान ने पूरा किया है। मजमूई तौर के ऊपर जो है वो ये बैन अवी पासदारी की जो रवायात हैं पाकिस्तान की उसको बरकरार रखा गया। एक चीज बहुत अहम है कि हिंदुस्तान की भारत की ये पूरी कोशिश थी कि पाकिस्तान को फैटफ के अंदर ग्रे से ब्लैक लिस्ट के अंदर ले जाए, लेकिन अफवाज पाकिस्तान की कोशिशों हुकूमत के साथ तमाम इदारों के साथ मिलके उसने एक बार फिर हिंदुस्तान के इस प्लेटफॉर्म को, इस हिंदुस्तान की इस मजमूम साजिश को नाकाम बनाया है और जितने भी नुकात थे उन तमाम नुकात को मुकम्मल किया गया है। दूसरी तरफ एक और बहुत अहम बात यह कि इस सारी सूरत हाल के अंदर कि ये जो मामलात हैं, जो ताल्लुकात हैं, ख़ास तौर के ऊपर पाकिस्तान अमेरिका वाले और ख़ास तौर के ऊपर रूस के साथ तेल के हवाले से, तिजारत के हवाले से, इन सारी चीज़ों को देखते हुए एक और चीज़ भी है कि हमारी खारजा पॉलिसी क्या दुरुस्त समत में जा रही है, उसकी डायरेक्शन इस वक्त क्या है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी मुख्तलिफ ममालिक के दौरों के ऊपर हैं और ख़ास तौर के ऊपर अमरीका ने भी इस बात का इज़हार किया कि वह पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को मज़ीद बेहतर और अच्छे रवाबित कायम रखना चाहता है। इस सारी सूरत हाल के ऊपर गुफ्तगू भी करेंगे और साथ साथ इसके हवाले से भी हम बात करेंगे कि भारत को भी सुबकी का सामना करना पड़ा और यकीनी तौर के ऊपर इस तरह से जैसे कि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने बीजेपी के दो रहनुमाओं की जानिब से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालिक जो गुस्ताखाना बयानात थे उसकी मजम्मत भी की है और ख़ास तौर के ऊपर अमरीका ने भारत में मुसलमानों के घरों को गिराए जाने की भी मजम्मत की है। साथ साथ आज प्रोग्राम में इसके ऊपर भी बात करेंगे कि जो रूस से सस्ता तेल लेने की बातचीत हो रही है या जो डायलॉग हो रहा है या अगर बातचीत भी हो रही है। गुज़िश्ता रोज जो है एक निजी चैनल के ऊपर रूसी सफीर की गुफ्तगू हुई जिसके अंदर उन्होंने अपने एक जो मामलात हैं उनको सामने लाने से गुरेज किया, वो क्या थे इसके ऊपर भी बातचीत करेंगे। लेकिन इससे पहले कि आगे चले अपने मेहमानों का इस पर हम तारुफ करा देते हैं। आज मेरे साथ बात करने के लिए प्रोग्राम में मौजूद होंगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली अंदीब अब्बास साहब, आपका बहुत शुक्रिया। साथ ही साथ मुझे ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सूबाई वजीर तैमूर तालपुर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। और साथ ही हमारे साथ तज्जियाकार मौजूद होंगे राजा फैसल साहब, स्टूडियोज में हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका राजा फैसल साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। अंदीब साहब आपकी तरफ मैं आता हूं जरा सा, ये जो फैटफ का है और काफी खुश आइंद बात है, उम्मीद यही की जा रही है, कभी इम्कान इसी चीज का है कि पाकिस्तान ग्रे से व्हाइट लिस्ट की तरफ जो है वो आ जाएगा और इसके बहुत सारे दूरस असरात मुरतब होंगे। ये क्रेडिट किसको हो जाएगा वैसे? कौन 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 इसका जो है वो कामयाबी का सेहरा किसके साथ है? शुक्रिया फरीद। सबसे पहली बात तो ये कि फैटफ जो है, आपको पता है कि ये फैटफ ग्रे लिस्ट में जून 2018 में पाकिस्तान को डाला गया और मुसलसल 2010 से लेके 2018 तक एक दफ़ा गया, फिर वापस आया, फिर गया। और इसके अंदर उन्होंने जो रिपोर्ट दी थी उसमें उन्होंने कहा कि जी हमने दोबारा इसलिए डाला क्योंकि 34 चीज़ें ऐसी हैं जिस पे हमारे कहने के बावजूद हुकूमत ने कोई काम नहीं किया। 5 थी ऐसी जिस पे कुछ काम हुआ था, अगर मुझे अच्छी तरह याद है 29 पे कोई काम नहीं हुआ था। और उसके बाद फिर ऑब्वियसली हम आए और आपको ये याद होगा कि हमने उसको तकरीबन 33 के करीब पहुंचा दिया था 34 में से, और जो आखिरी रह गई थी वो भी मार्च के अंदर कंप्लीट हो गई। तो नंबर 1। और आपको ये भी याद होगा कि फैटफ के कुछ स्ट्रिक्ट लॉज थे, क्योंकि जो फैटफ है ना, अगर आप उसको गूगल करें, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है, तो ओरिजिनली 1989 में ये वजूद में आई थी मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ। बाद पता चला कि जी मनी लॉन्ड्रिंग मेनली टेरर फाइनेंसिंग के ऊपर आती है, तो वो उसमें ऐड कर दी गई। सो इसका जो मेन इशू था वो मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेरर फाइनेंसिंग की तरफ था। ठीक है।
उसमें इसमें हुआ ये कि जब हमने फैटफ के बिल्स जो थे मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर पास करने की कोशिश की, आपको याद होगा कि ऑपोजिशन में ये जितनी 15 जमातें हैं, इन्होंने अपोज किया और वो जो बिल था उसको ना कर दिया, नोज गए। उसके बाद हमने जॉइंट सेशन किया, जॉइंट सेशन से हमने पास कराया बिकॉज उसकी लास्ट डेट थी। अगर अगले 8-10 दिन ना कराते, और ये वही वक्त है जब आप सारे टीवियों ने दिखाया कि जी ये हमसे कह रहे थे कि फैटफ के बिल तब पास होंगे अगर आप नैब को, जो ये इनकी शिके हैं 30 के करीब, आप इनको चेंज कर दें। और हमने आगे कहा ये तो हमसे एनआरओ मांग रहे हैं, ये सारा हिस्ट्री में महफूज हुआ है। अच्छा, और आप ये कह रही हैं अंदीप साहिबा के फैटफ के उन मामलात को करने के लिए वो अपोजिशन की जमातें जो आज हुकूमत के अंदर हैं वो आपसे उस वक्त नैब की 30 शिकों को तब्दील करने की रिक्वेस्ट कर रही थी ऑन 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 द डिमांड ऑफ दिस फैटफ, यानी फैटफ के यानी अदला लेन देन का मामला चल रहा था इन जमा, आप ये कहना चाह रही हैं? फरीद, आप अपने टीवी से पूछ लें, आपके टीवी ने वो इजलास दिखाए हुए हैं, आपके खबरों में ब्रेकिंग न्यूज आई हुई है कि जी इन्होंने कहा है कि जी हम नहीं पास होने देंगे। फिर हमने ज्वाइंट सेशन बुलाया, ये तो नेशनल असेंबली की हिस्ट्री में लिखा हुआ है। सारी लड़ाई उस वक्त ये हुई थी कि इन्होंने फैटफ के बिल, और हम इनको कही जा रहे थे, मैं स्टैंडिंग कमेटी में थी, मैं स्टैंडिंग कमेटी में गई, उस पर लिखा हुआ है कि इन्होंने डिसेंटिंग नोट दिया है। तो ये तो पार्ट ऑफ द हिस्ट्री है। आपके ख्याल में 10 साल क्यों रहा पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में? जब वो पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन थी, आपके ख्याल में वो क्यों जिसको कहते हैं ग्रे लिस्ट में बार बार जा रहा था? क्योंकि ये मनी लॉन्ड्रिंग और उस पर ये रेगुलेशन स्ट्रिक्ट नहीं कर रहे थे जो फैटफ चाहता था। राइट हो गया। 34 की 34 हो गई है, तो हम उम्मीद करते हैं कि फैटफ से हम निकल जाएंगे। और आपका भी है कि अब इन्होंने जो इकदाम किए हैं, जो इन्होंने नैब के ऊपर किए, हो सकता है कि पिछली दफा भी ये हुआ था कि दोबारा चले गए, हो सकता है कि दोबारा डाल दें। अच्छा, ये हो सकता है कि दोबारा फैटफ में, यानी अभी तो खैर निकले ही नहीं है, अभी तो फैसला मुतवक्के है। मैं तैमूर तालपुर साहब आपकी तरफ आता हूं जरा सा। इम्कानात रोशन हैं, लेकिन क्रेडिट लेने का जो मामला है उसका सिलसिला शुरू हो गया है। आया वो पीटीआई हो या फिर आपके वजीर इत्तलात हो शर्जील मेमन साहब, वो कहते हैं कि अगर निकल गए तो क्रेडिट जाएगा वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी के सर। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि इस वक्त तो अभी कभी इम्कान रोशन हुआ है, तो क्रेडिट लेने का मामला उससे पहले शुरू हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जी बहुत ही एक अच्छा अमल होगा जिसके लिए बहुत मेहनत की है चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने। और आपने देखा है उन्होंने जहां जहां पे जो जो विजिट्स की हैं और जो पाकिस्तान की सिचुएशन में डाल दिया था, जिस जिस तरह से हमारे साथ मसले हो रहे थे इंटरनेशनली डिप्लोमेटिक, हर जगह पर, एक मुल्क के साथ भी, हमारे दोस्तों के साथ भी, हमारे नेबर्स के साथ भी जो हमारा हशर हो गया था, तो उसमें आपने देखा है और सब देख रहे हैं कि बहुत बेहतर तब्दीली आई है। और उसी की एक कड़ी है कि इंशाअल्लाह ताला हमें अच्छी खबर मुतवक्को है कि हम एफएटीएफ की लिफ्ट से निकल जाएंगे। बाकी जहां तक रही इमरान खान नियाजी की बात, तो वो तो है क्रेडिट खाने की, मुफ्त के क्रेडिट खाने की मशीन है ये पीटीआई। वो हर चीज का क्रेडिट खाना चाहते हैं। हालांकि असलियत में आप देखें तो लेकिन फैटफ ग्रे लिस्ट में तो 2018 में गया था, जून 2018 के अंदर गया था, फिर अगस्त के अंदर तो पीटीआई की गवर्नमेंट आ गई थी। उसके बाद से लेके अब तक की जो सूरत हाल है उसके अंदर आप समझते हैं कि आपकी तो गवर्नमेंट जो है वो अभी आई है, इसके अंदर उस सारे अरसे के अंदर तो ये पीटीआई गवर्नमेंट रही है। और जिस तरह से अंदीप फरमा रही हैं, वो कहती हैं कि जब हमने फैटफ में मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से बात की तो उस वक्त की अपोजिशन की जमातों ने हमसे नैब की 30 शिकों के अंदर तरमीम का मुतालबा किया, उनका डिसेंटिंग नोट मौजूद है। अंदीप खुद कह रही कि मैं उस स्टैंडिंग कमेटी में मौजूद थी, मैंने खुद देखा है वो नोट जो कि अपोजिशन जमातों ने दिया। मैंने उस स्टैंडिंग कमेटी के मिनट्स पढ़े हुए हैं, बल्कि मैं कोशिश करता हूँ शायद मुझे मिल भी जाए, उसमें ऐसा कोई जिक्र नहीं है। पहली बात। दूसरी बात, आपको खुशखबरी खुद मिलेगी कि जब ये एफएटीएफ की लिफ्ट से निकलेगा, उसके बाद आपको जिन ममालिक ने हमारी मदद की है, जर्मनी हो गया या डिफरेंट ममालिक हो गए, आपको उनसे जब मिलने को सुनने को मिल जाए तो फिर तो बात खत्म हो जाएगी। तो लेट्स वेट फॉर अ डे एंड लेट्स हियर इट फ्रॉम देयर माउथ। क्योंकि मुझे पता है कि ये चेयरमैन साहब की, तो इमरान खान तो रिस्क है, ही इज अ नेशनल रिस्क टू पाकिस्तान, ही इज अ नेशनल रिस्क टू द इंटरनेशनल कम्युनिटी। इसके होते हुए आपके ख्याल से एफएटीएफ खत्म होता? 3.5 साल में क्यों नहीं खत्म किया इन लोगों ने? 3.5 इख्तियार में थे ना। मेरे ख्याल से जितने इनके फॉरेन मिनिस्टर ने विजिट्स किए थे 3.5 साल में, उतने उससे ज्यादा विजिट्स जो है हमारे चेयरमैन बिलावल ने इनको चंद माह के अंदर कर दिए हैं। और इसीलिए ये डिफरेंसेस आ रहे हैं, ये बेहतरी आ रही है। दुनिया खुश है
कि कम से कम एक ऐसे लोग आए जो झूठ नहीं वो बोलते, ठीक जो आपकी बात है, दूसरे बिलावल मुल्कों साहब पर के इल्जाम नहीं विजिट जो है, लगाते। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं जो उसके ऊपर अमल दरामद हुआ, जो नुकात थे, जो 34 हुए, पूरे इंप्लीमेंटेशन हुए, आप ये कह रहे हैं कि पीटीआई गवर्नमेंट के अंदर उस दौर के अंदर उसमें से किसी नुक्ते के ऊपर कोई पेशरफ्त नहीं हुई, आप ये कहना चाहते हैं? मैं समझता हूँ ये कुछ ना कुछ कोशिश करते रहे, पर इनकी अपने जो हालात थे उन हालात में ये और बदतर ही लाते। ये एफएटीएफ के बाद किसी नई मुसीबत में पाकिस्तान को ढकेल देते। एफएटीएफ से निकलता कभी नहीं पाकिस्तान, इनके होते हुए इम्पॉसिबल था। चलें, मैं आपकी बात, आप ये कह रहे हैं कि कुछ हद तक हुई, लेकिन ज्यादा क्रेडिट आप कह रहे हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का। राजा फैसल साहब, ये जो क्रेडिट की जंग है इस वक्त और जो चीजें हैं, तैमूर तालपुर साहब फरमाते हैं जनाब कि ऐसा कुछ नहीं, बिलावल साहब की फॉरेन पॉलिसी और उसकी उनकी जो एफर्ट्स है उसकी वजह से। अंदलीब साहबा कहती हैं कि जनाब पीटीआई दौर के अंदर सारे मामलात हुए, तो अभी तो निकला नहीं है, उस ग्रे लिस्ट में भी इम्कान रोशन है, लेकिन क्रेडिट लेने का मामला जो है वो इस वक्त जोरों शोर से जारी है। देखिए फरीद, यहाँ पे मैं बहसीयत पाकिस्तानी बोलूँगा, ना मैं किसी पार्टी की कुछ साइड लूँगा ना कुछ। अगर दो बारियाँ देखी जाएं, एक 2010 में निकला एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान, और एक 2015 में। एक दफ़ा ऑब्वियसली उस वक्त पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी 2010 में, और अगर 2015 में देखा जाए तो वो नून लीग की हुकूमत थी। दोनों दफ़ा ये ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान निकला, लेकिन उस वक्त सिचुएशन इंतहाई डिफरेंट थी। उस वक्त की अगर आप स्टेटमेंट पढ़ें तो उस वक्त जो एफएटीएफ की स्टेटमेंट है वो लिखा होता था कि आफ्टर सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस दैट पाकिस्तान हैज़ मेड, और उसके बाद हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि इनको हम ग्रे लिस्ट से निकाल दें। लेकिन जो मौजूदा हालत थी, जो कि अर्ली 2018 में पाकिस्तान को दोबारा से ग्रे लिस्ट में डाला गया। पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो ग्रे लिस्ट है, ये एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट जो है, ये एक लटकती तलवार आपकी इकोनॉमी पे लगाई जाती है। ऑब्वियसली आपको बेंट करने के लिए या आपको पॉलिटिकली यूज़ करने के लिए डिफरेंट एस्पेक्ट से, तो वो यूज़ किया जाता रहा पाकिस्तान को। अभी अगर देखा जाए तो लेटेस्ट जो मीटिंग हुई थी वो मार्च 2022 में हुई थी, जिसमें के 2 सिर्फ ऐसी शिकें रह गई थी आउट ऑफ 34। अच्छा, ये एलामिया वैसे जारी हो गया है फैटफ का? हाँ, पाकिस्तान ने तमाम जो 34 जो शराइत थी उनको फुलफिल कर लिया है। एग्जैक्टली। लेकिन इस वक्त ऐलान नहीं हुआ है। वैसे ये मैं अपडेट भी कर दूं, देखिए पिछली इट इज हाईली अनफॉर्चुनेट, टीम विजिट करेगी पाकिस्तान, इक़दामात का जायजा लेगी, एंड देन दे विल अनाउंस के वो ग्रे लिस्ट से निकलता है या नहीं निकलता। एग्जैक्टली। अब 2 बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर्स मैं बताना चाहता हूं कि पीटीआई की गवर्नमेंट के दौरान जितनी भी मीटिंग्स होती रही, उनमें बारहा यही कहता जा रहा था कि सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस इज मेड, लेकिन अभी भी हम आपको ग्रे लिस्ट में रखेंगे। पिछली दोनों दफा सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस वाज मेड और आपको निकाल रहे हैं। इस दफा उन्होंने नहीं किया था, और बार बार मीटिंग्स में बुला के तो इनसे ऑब्वियसली वो काम लिया गया। ऑब्वियसली मनी लॉन्ड्रिंग और स्पेशली टेरर फाइनेंसिंग के तनाजर में यहाँ पे उन लोगों को हम भूल रहे हैं, उन इदारों के लोगों को जिनको मैं पर्सनली जानता हूं कि वो मेरी उनसे मुलाकात होती रही इस मौजू पे। एफबीआर के कुछ लोग हैं, कुछ और लोग हैं जो कि बड़े अहम इदारों से हैं। They have been relentlessly working on this. उनको भी ये क्रेडिट जाना चाहिए, एंड दे वर अंदलीब साहिबा इसके ऊपर अग्री करेंगी कि दे वर द वंस हु वर एडवाइजिंग इवन द गवर्नमेंट कि आपको अगला स्टेप क्या लेना चाहिए ताकि उसके तनाजुर में आप वहां से निकल जाए। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो कि सारे भूल जाते हैं मेंशन करना, वो ये है कि हाइब्रिड वॉर चल रही थी। हाइब्रिड वॉर में इंडिया ने कोई भी ऐसी चीज नहीं छोड़ी जिसके ऊपर के पाकिस्तान को टाइटनिंग द नूज नहीं किया। अब एक ग्रुप है एफएटीएफ में ही, एशिया पैसिफिक ग्रुप, उसकी जो को चेयर रहा है इंडिया, जब से को चेयर रहा है इंडिया, तो उसने जान के ऐसी इस्लाहात उसमें मुतारिफ करवाई, रिकमेंडेशंस मुतारिफ करवाई, जिसमें के पाकिस्तान को आड़े हाथों लिया जा सकता था। ब्रेक के बाद हम आ जाते हैं राजा साहब, ब्रेक के बाद हम बात करते हैं। आई हैव टू टेक अ ब्रेक, इस वक्त ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं इस पर मजीद बात करें। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं। राजा फैसल साहब, इससे पहले कि मैं अंदलीब और तैमूर साहब की तरफ जाऊं, एक चीज जो हम बात कर रहे थे, एलामिया इस वक्त चल रहा है और कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को अब कुछ करने की जरूरत नहीं। 34 के 34 नुकात पर मुकम्मल अमल दरामद हो गया। फैटफ टीम पाकिस्तान जल्द दौरा करेगी, ऑन साइट इकदामात का जायजा लेगी और फिर यकीनन उसके बाद पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाल दिया जाएगा। इसके किस तरह के असरात आगे मुरतब
होंगे और यकीनन भारत को तो मुंह की खानी पड़ी होगी इसके अंदर। देखिए ऑब्वियसली FATF में जो इस्लाहात हैं, उन इस्लाहात के तनाजुर में अगर देखा जाए तो अगर पाकिस्तान फुली कंप्लायंस है तो इट गोज़ अ वेरी पॉजिटिव मैसेज फॉर डिफरेंट कंट्रीज़ एंड स्पेशली FDIs जो कि यहाँ पे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्ट करना वो आना शुरू हो जाएंगी, वो आना शुरू हो जाते हैं क्योंकि कंट्री का एक ट्रस्ट बिल्डअप हो जाता है कि कंट्री में कोई इलीगल एक्टिविटी नहीं हो रही, कोई वहाँ पे फाइनेंशियल मामलात में कोई इलीगल एक्टिविटी नहीं हो रही, तो इससे एक पॉजिटिव तनासुर तो IMF समेत दीगर मालियाती इदारों का ट्रस्ट कायम हो जाएगा। बिल्कुल कायम होना चाहिए और इसका फिर हमें देखने को मिलेगा कि शायद IMF जो है वो हमें बेल आउट भी देने के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि इस तरह की जो चीज़ें हैं वो ऑब्वियसली फिर पाकिस्तान के लिए वो फेवरेबल सिचुएशन बनाती हैं। अच्छा, ये कहा जा रहा था, मैं एक चीज और पूछना चाहता हूँ कि सारी चीजों के अंदर जो है वो हिंदुस्तान ने, इंडिया ने पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट में डालने की भरपूर कोशिश की। उनका बस नहीं चल रहा, मैं आपको जैसे पहले बता रहा था, उनका बस नहीं चल रहा कि वो पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान को मद्देनजर रखते हुए वो ये भी शिके ना डलवा दें कि हमें बताएं कि आपकी एटमी तनसीबात कहाँ कहाँ हैं। तो आप कोई बाईद नहीं, क्योंकि भारत हर तनाजुर में हमें वो नीचा दिखाने की कोशिश करेगा और भारत हमारा कभी भी अच्छा नहीं चाहेगा। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ एक ही है, वो ये है कि इंडिया हेजेमनी चाहता था, रीजनल हेजेमनी, जिसमें कि उसने पहले हमला किया बांग्लादेश पे, फिर उसने हमला किया म्यांमार पे, फिर वो उस तरफ गया, काठमांडू वाली तरफ निकल गया, नेपाल की तरफ, और जब पाकिस्तान की तरफ आया तो चपेड़ उसको सिर्फ और सिर्फ एक ही मुल्क से पड़ी, वो पाकिस्तान था। ठीक है, मैं इस तरफ की आता हूं, लेकिन एक और भी एक बात है और मैं अंजी साहब आपसे भी ये पूछना चाहता हूं कि इस चीज में तो हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है या हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर बिलावल साहब की जिस वक्त जो विजिट्स हैं उसके दूरस नताइज ये निकल रहे हैं कि इस वक्त अमेरिका ने जो इस वक्त भारत के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुताल्लिक गुस्ताखाना जो बयानात थे उनकी मजम्मत की है। तो अप्रिशिएट करती हैं आप कि हमारी फॉरेन पॉलिसी जो है सही डायरेक्शन में जा रही है? लेकिन फॉरेन पॉलिसी जो होती है ना, आपको भी पता है, सबको पता है, नोबडी इज फूल्ड, कि वो एक बहुत लंबी चौड़ी डिप्लोमेटिक डायरेक्शन और एग्जीक्यूशन पे होती है। मैं 3.5 साल रही हूँ फॉरेन अफेयर्स में, और उसमें आप देख लें कि मिडल ईस्ट से जो आपके हेड्स ऑफ स्टेट्स थे वो 12 साल नहीं आए थे। आप ये देख लें कि आपकी सारी ट्रैवल एडवाइजरीज क्या थी, पाकिस्तान वाज द मोस्ट डेंजरस कंट्री इन द वर्ल्ड, और 2020 में CNN ने ट्रैवलर्स जो द कॉन्डे नॉस्ट है उसको पाकिस्तान को द मोस्ट अट्रैक्टिव कंट्री इन द वर्ल्ड कहा। उसके अलावा अगर आप देख लें कि 39 इयर्स के बाद इराक कोई गया, आपको पता है सेंट्रल एशिया में जो जियो इकोनॉमिक शिफ्ट की हमने सारी, वो पूरा एक निकला पाकिस्तान का रोल इन द रीजन, पाकिस्तान की ये सारी हिस्ट्री और जिसको कहते हैं ये फैक्ट्स हैं। जहाँ तक बिलावल साहब का ताल्लुक है, ज़रूर वो बाहर जाते रहे, बल्कि आपको भी पता है कि प्रोग्राम्स भी बहुत हुए कि वो गायब हो गए बीच में, कोई पता नहीं चला कि कोई यूरोप गए कि कहाँ गए, फिर कुछ शक भी था कि जी उनकी तबीयत ठीक नहीं है। सो उनकी वेयर अबाउट्स का कि वो कहाँ किस दौरे पे होते हैं, कुछ इतनी डेफिनेट न्यूज़ नहीं आई। जी, फॉरेन ऑफिस की तरफ से तो सारी डिटेल्स और सारी चीजें आती हैं। अंदीप साहबा वो अपने पर्सनल विजिट पे तो नहीं गए, बेहसत फॉरेन मिनिस्टर वो गए वहां पे, और सारी डिटेल्स जो आती रही हैं वो सारी सबके सामने ही रही हैं। मैं नहीं समझता कोई ऐसी एम्बिगिटी है, कोई वेग किस्म की कोई उनका विजिट रहा, वो तो सारा क्लियर था कि वो किस जगह और कहाँ विजिट करने के लिए गए। नहीं, मेरा ख्याल है, आप चूंकि मैं फॉरेन ऑफिस में रही हुई हूँ, मुझे पता है कि वो जो 11 दिन का विजिट था उसमें 3 दिन वो एक जगह गए थे और 3 दिन वो एक दूसरी जगह गए थे, और बाकी वो किस जगह थे नोबडी न्यू। तो एक तो ये बात है, इसलिए अच्छा, मैं पूछ लेता हूँ तैमूर साहब से, पूछ लेता हूँ मैं। तैमूर तारपुर साहब जरा ज़ेरे लब मुस्कुरा भी रहे हैं, बल्कि मैं देख भी रहा हूँ कि तैमूर साहब बता दीजिए, ये 11 रोजा जो विजिट था जिसका अंजीब साहबा जिक्र कर रही है, वो कह रही है 3 रोज एक जगह, 3 रोज एक जगह, बाकी का पता नहीं है, तो मुझे आप ही बता दीजिए, चले मेरी नाकिस मालूमात शायद इतनी ना हो। 5 रोज बनते हैं। मैं समझता हूँ कि अंजीब साहिबा को खुश होना चाहिए, बजाय इसके कि वो परेशान हो या उनको तकलीफ़ हो पाकिस्तान की तरक्की से। और मेरे ख्याल से पता नहीं क्यों मेरे चेयरमैन के ट्रिप्स पे इतने लोग जल रहे हैं, समझ से बाहर है। मेरे ख्याल से मैं इनको लेटर भिजवा दूंगा और ये आगे डिस्ट्रीब्यूट भी कर दें कि उनका फॉरेन विजिट कहाँ कहाँ पर हुआ, उनकी किन किन से मुलाकात हुई, जो लोग शायद इनको एयरपोर्ट पे
लेने नहीं आते थे, वो सारे उनके काउंटर पार्ट्स उनको एयरपोर्ट से रिसीव करके जाते थे और ऑफिशियल प्रोटोकॉल में वापस छोड़ के आते। शायद इतनी प्रोटोकॉल इनके इमरान खान नियाजी को भी नहीं मिली जो कि बिलावल भुट्टो साहब को मिल रही है, जो इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो ये हंसी इसी बात पे आ रही थी कि चले बिलावल साहब को तो छोड़ दें, आप कम से कम पाकिस्तान की तरक्की और उसके टर्म्स पूरी दुनिया में बेहतर हो रहे हैं, उसकी तो कम से कम आप खुशी करें, कोई मुबारकबाद दे दें। हर बात में नेगेटिव पॉलिटिक्स छोड़ दें। इमरान खान नियाजी को मेरी तरफ से एडवाइस दें और आपको भी एडवाइस है, प्लीज़ कुछ पॉजिटिव चीज़ों की तारीफ करें। अब मेरे भाई ने आपको कहा, रईस साहब ने, कि आप से किस चीज़ पे कमेंट मांगा, और आपको इस पे कहना चाहिए था कि शुक्र है अल्लाह का, बहुत अच्छी बात की अमेरिका ने, जो टोक उसने मारी, जिस तरह से स्नब किया इंडिया को और इंडिया की पॉलिसीज़ को। आपको भी कहना चाहिए था कि बहुत गलत हुआ जो इंडिया में हुआ, और आप भी उसको जो है स्ट्रांगली कंडेम करते हैं, बजाय उसको कम से कम गैर सियासी चीज़ों को तो सियासत में नहीं लेके जाना चाहिए ना। चले, आपने जो बात की है मैं इसके ऊपर आता हूं, लेकिन एक कंसर्न भी है, वैसे मैं उसके ऊपर, बड़ी सीरियस चीज है। अली साहब, आपकी तरफ से ही मैं आगाज करूंगा इस चीज के ऊपर कि इंटरनेशनली जो है वो कुछ ट्रस्ट का फुकदान भी है और जिसका इजहार भी किया जा रहा है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आके इस पर बात करते हैं। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। इससे पहले आगे बढ़े, मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं SSP सुमेरा आजम साहबा, जो कि एडिशनल डायरेक्टर FIA हमारे साथ मौजूद है, और इसी FATF के मामले के ऊपर जो इस वक्त एलामिया जारी हुआ है। सुमेरा साहबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपका। फरमाइएगा, एक बड़ी कामयाबी तो है कि हमने 34 के 34 पॉइंट्स को मुकम्मल किया और उसका एतराफ भी कर लिया गया। कितना चैलेंजिंग था ये सफर, ये पूरे इम्प्लीमेंटेशन इसकी? जी, ये जो चैलेंजिंग है, इस बात का अंदाजा तो आप इस बात से लगा सकते हैं कि FATF ने खुद एतराफ किया कि FATF की पूरी हिस्ट्री में इतनी टफ स्क्रूटनी किसी मुल्क की नहीं हुई जितनी पाकिस्तान की हुई है। और जैसे कि आपको पता है कि 2018 से पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में है, जिसका मतलब ये है कि जो इंक्रीज्ड मॉनिटरिंग वाली ज्यूरिसडिक्शंस होती हैं, पाकिस्तान वाज वन ऑफ देम। लेकिन जो ज्यादा चैलेंजिंग बात थी वो ये कि पाकिस्तान को दो तरह के एक्शन प्लान मिले हुए थे। एक टेररिज्म फाइनेंसिंग से रिलेटेड था और दूसरा मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड था। तो 27 नकात थे हमारे TF के एक्शन प्लान के और 7 नकात थे हमारे मनी लॉन्ड्रिंग के एक्शन प्लान के। लेकिन तो हमें तकरीबन 3 से 4 साल लगे TF के एक्शन प्लान से निकलने में। लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग में जो हमारी बहुत बड़ी कामयाबी है वो इस वक्त ये है कि जो टाइमलाइन दी गई थी हमें, वो जनवरी 2023 तक थी। लेकिन पाकिस्तान ने 8 महीने पहले ही ऑलमोस्ट अपने तमाम जो अहदाफ थे उनको हासिल कर लिया और पाकिस्तान को अपनी जो AML-CFT रेजीम है उससे लाइक काफी इम्प्रेस भी किया एंड दे वर क्वाइट। सुमेरा साहब, एक सवाल और मुख्तसर जवाब चाहूंगा। एक ये भी है कि इससे पहले भी हम ग्रे वाइट इसमें ऑन एंड ऑफ होते रहे। अब की बार जितनी मेहनत की, वंस डिक्लेयर्ड, यानी एक दफा अगर ऐलान हो जाता है कि पाकिस्तान ग्रे से निकल के वाइट में आ जाता है, तो उसके बाद क्या खदशा बाकी रहता है कि दोबारा वो रिवर्स हो जाए इसका, या हमने ऐसे नुकात पे इम्प्लीमेंटेशन कर लिए कि नाउ इट विल बी यानी यूनिफॉर्म सस्टेनेबिलिटी रहेगी हमारी? देखिए, ये जो FATF का एवेल्युएशन प्रोसेस है उसमें जरूरी ये होता है कि वो हर 3 साल के बाद जो भी कंट्रीज होते हैं उनकी वो एक फॉलो अप जो मॉनिटरिंग है वो करते रहते हैं। वो FATF का जो प्रोसेस है वो चलता रहता है। बट पाकिस्तान ने इस वक्त जो सिस्टम्स इस वक्त पाकिस्तान ने इंट्रोड्यूस किए उनमें बहुत सस्टेनेबिलिटी और कंसिस्टेंसी को इंश्योर किया। इस वक्त जो हमारा AML-CFT सिस्टम है वो बड़ी सॉलिड ग्राउंड्स पे, आप सुपरविजन एंड मॉनिटरिंग देख लें, आप अपना लीगल फ्रेमवर्क देख लें, आप कैपेसिटी बिल्डिंग मेजर्स देख लें। हर लीड एजेंसी जो है, FIA इसमें लीड है 2, लेकिन 4 अदर एजेंसीज है, NAB, कस्टम्स, IR वगैरह भी, जो कि मनी लॉन्ड्रिंग को इन्वेस्टिगेट एंड प्रोसिक्यूट करेंगे। तो ये सारी एजेंसीज जो हैं इन्होंने AML-CFT डायरेक्टरेट्स बनाए हैं, प्रॉपर डेडिकेटेड इन्वेस्टिगेटर्स एंड प्रोसिक्यूटर्स लगाए हैं। राइट सुमेरा साहब, आई हैव टू थैंक यू सो मच फॉर लेटिंग अस के जो इकदामात और जो चैलेंजेस जिसको पाकिस्तान ने पूरा किया। एक अंदीर साहब, एक शिकवा है इंटरनेशनल ममालिक को भी, और एक जो मिसट्रस्ट है जो कि हमने देखा, जो केबल लीक्स थी, जो मुतनाज़ा खत था, चीज़ें थी, उसी के रेफरेंस से बात करूंगा कि जब हम बात करते हैं रूस की, रूस से सस्ता तेल लेने की, और जब उनके एम्बेसडर से पूछा जाता है कि जनाब अगर कोई बातचीत हो रही है तो बताइए, तो किस मिसट्रस्ट का या किन बातों का ख्याल उन्होंने किया, एक चैनल को इंटरव्यू देते हुए मैं उसके कुछ पार्ट सुनाना चाहता हूं, देन आई टेक द आंसर फ्रॉम योर साइड कि इसका जिम्मेदार कौन है, यानी इंटरनेशनली जो हमारे एम्बेसडर्स हैं, क्या वो अब हम पे ट्रस्ट करने को तैयार हैं या नहीं। एक ये शॉर्ट सुनिए। अनलीफ साहबा, जो खत खान साहब ने लहरा लहरा के दिखाया, जिस साजिश की बात की, उससे तो पाकिस्तान की साख को नुकसान पहुंचा है।
कैसे? सफीर साहब कहते हैं मैं बताऊंगा नहीं, हमारी मिनिस्ट्रीज जो है वो चीज़ों को लीक कर देती हैं गुफ्तगू। ये अभी मैंने शॉर्ट जो क्लिप सुना है उसमें तो वो यही कह रहे हैं। एग्जैक्टली उन्होंने ये तो नहीं कहा कि खान साहब ने कोई खत लहराया और उसके अंदर प्राइस लिखी हुई थी। वो खत तो आप सबके पास है। उस खत में तो लिखा हुआ है पाकिस्तान ने कि जी हमने हाई लेवल पे ये इन चीज़ों पे बात की है, अब हमारी मिनिस्ट्रीज जो है वो इकट्ठी होंगी टू डिस्कस देम। उसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। आप समझती हैं कि कोई कोई उस खत से जो केबल लीक हुई, जो हमारे एम्बेसडर ने जो बातचीत बताई, उससे पाकिस्तान की साख को आप समझती हैं कोई नुकसान नहीं पहुंचा है? फरीद, आप मुझसे अगर बात करने से पहले ही आप अपना ओपिनियन दे देंगे तो मेरी बात करने का कोई सवाल नहीं। नहीं, मैं सवाल पूछ रहा हूँ, आप कहिए, मैं जस्ट सवाल पूछ रहा हूँ, बस आप पॉइंट दीजिए अपना। अब आप सवाल पूरा कर लें, चाहे 3-4 पूछ लें, मैं नहीं। आई एम डन, आप बताइए। सबसे पहली बात तो ये है कि मैं कहती हूँ चलें, हमारी हुकूमत चली गई, खत आया नहीं गया, कोई बात नहीं। मैं अब पूछती हूँ कि जब वो कह रहे हैं कि जी हम सप्लाई देने को तैयार हैं तेल की, तो क्यों नहीं रूस से पूछा? रूस से बात क्यों नहीं कर रहे? असल मसला तो यही है कि अगर आपने 15 दिनों में 85 रुपए तेल बढ़ा के और कह रहे हैं ऑप्शन कोई नहीं है, सबसे बड़ा झूठ ये है। ऑप्शन मौजूद है, रूस, उसके पास इंडिया गया, उसके पास श्रीलंका गया, आप क्यों नहीं जा रहे? क्योंकि आप आए ही अमेरिका की इंपोर्टेड हुकूमत से हैं, आप गुलाम हैं, आप बिल्कुल, आपको पता है। मिफ्ता के मुंह से निकल गया CNN पे, लगाएं वो भी क्लिप, वो क्लिप क्यों नहीं लगाते? ठीक हो गया, आपका पॉइंट आ गया। मैं इसी चीज के ऊपर, राजा साहब इस पे कमेंट कर दीजिए, मैं फिर लास्ट पॉइंट तैमूर तालपुर साहब से लूंगा, मुझे बता दीजिए क्या है। नेगोशिएशन तो चल रही है। बिल्कुल, देखिए मैं सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ बताना ज़रूरी समझता हूँ कि जो रशियन क्रूड ऑयल है उसमें सल्फ़र की मिकदार ज़्यादा है। वो पाकिस्तान में जो एग्जिस्टिंग जो क्रूड ऑयल को रिफ़ाइन करने की रिफाइनरीज हैं उनमें वो रिफ़ाइन नहीं हो सकता, नंबर 1। अच्छा। नंबर 2, मेरे सोर्सेज से बात हुई, उनसे मुलाकात हुई, दे आर रिलेटेड टू रशिया। उनसे जब मेरी मुलाकात हुई और मैं क्योंकि खुद कंफ्यूज था कि व्हाट वाज द प्लान और होने क्या जा रहा था, तो सबसे पहली बात तो ये है कि मुझे ये कहा गया कि हमने आपको जो आपकी एनर्जी क्राइसिस हैं उसमें मदद करनी थी, और रेट्स वही 30% ऑफ, और उस वक्त के रेट्स जबकि नई नई जंग शुरू हुई थी उस वक्त के वैसे भी रेट्स उनके वेरी लो थे। ये चीज़ होगी। दूसरी जो वो प्लान कर रहे थे वो ये था कि 22 से 25 बिलियन डॉलर लगा के वो ग्वादर के आसपास पसनी शसनी में वो एक रिफाइनरी बनाना चाह रहे थे। मैं तैमूर साहब, कोई बात चल रही है रूस से, चले आप ही बता दें। फॉरेन मिनिस्टर साहब है, बिलावल साहब है, आपके पास इत्तला है कि कोई बातचीत है इस तेल के लेने के हवाले से? शॉर्ट बताइएगा सर। देखिए जी, तेल लेने का तो कोई इशू नहीं है, तेल लेने में तो 5 मिनट लगते हैं, पर जैसे कि अभी आपने सुना कि उसकी वो तेल हमारे पास एकदम से इस्तेमाल नहीं हो सकता। ये एक लॉन्ग टर्म चीज़ है, लॉन्ग टर्म में हमें फ़ायदा दे सकती है, लॉन्ग टर्म में उसके बारे में सोचा जा सकता है, ऐसी रिफाइनरी लगाई जा सकती है जिसमें कि ये पूरा प्रोसेस हो, बट दिस इज़ नॉट अ 1 मिनट गेम, पहली बात। दूसरी बात, जो मैंने आपके शो में आती बात कही थी कि इमरान खान को पूरी दुनिया एज ए नेशनल रिस्क टू पाकिस्तान एंड द इंटरनेशनल कम्युनिटी क्यों समझती है, वो आपके सामने आ गया। जो इन्होंने कहा कि ये ट्रस्ट ही नहीं करते थे पिछली गवर्नमेंट को, क्योंकि वो वादे करके मुकर जाते थे। IMF से डील की ये प्राइस बनाने की, प्राइस नहीं दी, डिले करते गए ताकि हमारे गले में आ जाए। पर हम चूंकि सियासी लोग